छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सेट ए के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं हम सेट ए के एलिमेंट यूनिकली। यूनिकली का मतलब है एक से ही एसोसिएट होनी चाहिए, यूनिकली एसोसिएटेड, यूनिकली एसोसिएटेड होनी चाहिए। तो देखो इधर ध्यान से, सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है क्या बेटा? सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है क्या? नो सर। सेट ए के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज है क्या? नो सर। नो सर। ए की कितनी इमेज है? एक। एक। बी की कितनी इमेज है? एक। सबकी यूनिक इमेज है। तो ये दो कंडीशन होती है बेटा। बी के अंदर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। सेट ए के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? एसवी कल क्या बताया था? सेट ए के एलिमेंट डोमेन कहलाता है बेटा। डोमेन। दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो इसका डोमेन हो गया आपका ए बी सी डी ई, ये इसका डोमेन हो गया। कोडोमेन, यदि मैं कोडोमेन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 ये इसका कोडोमेन हो गया। और यदि मैं रेंज की बात करूं, रेंज जो एलिमेंट इससे रिलेटेड है 1 2 3 4, ये इसका रेंज हो गया। दिस इज द रेंज। तो डोमेन आ गया आपका ए बी सी डी, कोडोमेन आ गया 1 2 3 4 5 6, और रेंज आ गया 1 2 3 4। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज हो गया। तो ये फंक्शन होता है बेटा। अब फंक्शन को चार तरह के फंक्शंस होते हैं, वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस आपके कोर्स में यही है, क्योंकि इसमें अब कंपोजिशन हट गया है बेटा। बस एक ही चीज है टाइप ऑफ फंक्शन, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब हट गया। टाइप्स ऑफ फंक्शन और उसका इनवर्स, बाकी सब हट गया। मतलब आपका पहला वाला चैप्टर बहुत छोटा हो गया। तो टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन बेटा कल क्या बताया था एसवी? 1 and 1। 1 and 1, 1 1 फंक्शन। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं उसको इनके लिए, क्योंकि ये कल नहीं थे बेटा। इंजेक्टिव, फिर इसके आगे स्टार्ट करते हैं। 1 1 फंक्शन इंजेक्टिव। अब देखो 1 1 फंक्शन क्या होता है, दोबारा समझेंगे। अ फंक्शन एफ from A to B is said to be 1 1, is said to be 1 1 if every elements of A have distinct image in B। हर एक एलिमेंट के, एक के हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए बी के अंदर, तो हम उसको 1 1 फंक्शन बोलते हैं। देन द फंक्शन इज कॉल्ड 1 1। ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। कैसे कहलाएगा 1 1 फंक्शन बेटा? बता रहा हूं। जैसे आपका ये सेट है, ये सेट भी है, यहां से आपका है 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया ए बी सी डी ई, 1 की इमेज सी, 4 की इमेज ई, 3 की इमेज ए। ये 1 1, क्योंकि 1 की इमेज क्या है? सी है, तो सी किसी और की इमेज नहीं है, डिस्टिंक्ट इमेज है बेटा, अलग अलग इमेज है, इसलिए हम इसको 1 1 फंक्शन बोलते हैं। सबकी अलग अलग इमेज आ रही है। एक एलिमेंट छूट गया तो भी बढ़िया, नहीं छूट रहा तो भी बढ़िया, लेकिन ये 1 1 है, हर एक की अलग अलग इमेज आ रही है। बेटा क्या समझ में आया 1 1? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है? नहीं है? अब देखो 1 1 को हम प्रूव कैसे करेंगे, कि 1 1 फंक्शन प्रूव कैसे होगा, वो चीज समझना। ये जो मैं लिख रहा हूं एल्गोरिथम, वो सबसे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं प्रूव फंक्शन एफ फ्रॉम R to R given by fx equal to
7x minus 9 is 1 1। हमें ये प्रूव करना है कि fx इक्वल टू 7x minus 9 है, ये 1 1 है। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। अब यदि ये फंक्शन 1 1 है तो मैं क्या करूंगा, देखो समझो। लेट x1, दो एलिमेंट लूंगा बेटा आर्बिट्रेरी, मैं बस समझा रहा हूं, टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। इन डोमेन, जो भी डोमेन इसका डोमेन है R, इस डोमेन में दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूंगा। अभी समझा दूंगा बेटा, कल भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि ये क्यों ले रहा हूं। ऐसी कल जो तुम्हें ये ऐसा क्यों किया वो बताऊंगा मैं आज, कि ऐसा हमने क्यों किया। Yes, sir. और कैसे ये 1 1 फंक्शन प्रूव हो जाएगा। तो मैंने दो आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बेटा जो सबको रिप्रेजेंट करता है, सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। यदि इन दो एलिमेंट के लिए कुछ चीज सही है तो सबके लिए सही होगी, और इन दो एलिमेंट के लिए गलत है तो सबके लिए गलत होगा। तो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। तो लेट x1, x2 be two arbitrary elements in domain R. Put fx1 equal to fx2. मैंने fx1 को fx2 के इक्वल करूंगा। बेटा fx1 या x की जगह x1 रखोगे तो क्या आएगा, 7x1 minus 9। यहां पर रखेंगे तो 7x2 minus 9। माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल गया बेटा, x1 इक्वल टू x2। यदि fx1 इक्वल टू fx2 करने पर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो फंक्शन f इज 1 1। तो फंक्शन इज 1 1। अब आप बोलो सर इससे कैसे पता चल गया ये 1 1 हुआ। अब ये चीज समझा रहा हूं, ये तो इसका प्रोसीजर है बेटा। कभी भी 1 1 प्रूव करना होगा तो ऐसे कर लोगे, आप fx1 इक्वल टू fx2 करोगे, यदि उससे x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो 1 1 प्रूव हो गया बेटा। फिर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे प्रूव हो गया। अब समझते हो, देखो ये हमारे दो फंक्शन, ये हमारा फंक्शन, मैंने यहाँ दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए x1 x2, इनकी इमेज ली मैंने fx1 और fx2। अब बेटा ध्यान से समझना, यदि ये दोनों इक्वल है तो बेटा इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी 1 1 होगा, वरना नहीं होगा। सपोज ये दोनों इक्वल और ये दोनों अलग अलग आ गए तो फिर ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि ये दोनों इक्वल और ये दोनों अलग अलग आ गए तो फिर आपका ऐसा होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. अरे भाई यदि ये दोनों इक्वल आ गए और ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो फिर ये कौन सा हो गया, ये 1 1 है कि मैनी 1। ये मैनी 1 हो गया बेटा। क्यों हो गया मैनी 1, क्योंकि इसकी भी इमेज ही है, इसकी भी इमेज ही है। लेकिन सपोज यदि ये दोनों इक्वल आ गए और ये दोनों भी इक्वल है तो फिर तो क्या हो गया, 1 1 ही तो हो गया। फिर क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो कुल मिला के बात ये है कि यदि कोई फंक्शन 1 1 है, fx1 इक्वल टू fx2 किया, उससे मुझे यदि x1 इक्वल टू x2 मिल गया तो फिर 1 1 है, और नहीं मिला तो मैनी 1 है, नहीं मिला तो मैनी 1 है। मैनी 1 मतलब जिसकी एक से ज्यादा इमेज, फ्री इमेज आ रही है, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं आ रही। क्या ये बात समझ में आई मेरी चिराग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो 1 1 चेक करने का तरीका बेटा ये है जो मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत जगह यूज में लूंगा इसको। ये 1 1 चेक करने का तरीका है। कोई भी फंक्शन 1 1 कब होगा, यदि fx1 इक्वल टू fx2 करने पर मुझे x1 इक्वल टू x2 मिल गया तो फिर वो फंक्शन 1 1 होगा। तो फिर वो फंक्शन 1 1 होगा। अब इस पे 1 मार्क की प्रॉब्लम, जैसे कि ये बता रही थी एसवी की, भाई आपके एमसीक्यू ही आएंगे, ज्यादा लेंदी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एमसीक्यू आएंगे। अभी वैसे तो ये चैप्टर हम दोबारा पढ़ेंगे क्लास में, लेकिन एमसीक्यू आएंगे। अब किस तरह के एमसीक्यू आएंगे देखो इधर, जैसे मैंने आपसे बोल रहा f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। a है हमारा 1 2 3 4 और b है आपका 2 3 5 9। तो मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन।
ऐसा आएगा बेटा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, कितने 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, कितने 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो जरा, ये आपका फंक्शन है, ये बी, एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर 1 2 3 4 है, 2 3 5 9 है। यदि दोनों में बराबर एलिमेंट आ रहा है तो मैं बता देता हूं, वैसे मैं समझा दूंगा। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 4 एलिमेंट हैं तो 4 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 4 फैक्टोरियल 24। यदि बराबर एलिमेंट है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 1 1 फंक्शन 4 फैक्टोरियल। कैसे हुआ 4 फैक्टोरियल बेटा, समझना बेटा। ये 1 कितने एलिमेंट से रिलेट हो सकता है यहाँ पर बेटा, ये 1 कितने एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। 1 की इमेज 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो सपोज 1 4 एलिमेंट में किसी से भी रिलेट हो सकता है। सपोज इससे हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब 2 कितने एलिमेंट से रिलेट हो सकता है 1 1 के लिए? 3 3। चलो मैं मान लेता हूँ इससे हो गया। अब 3 किससे हो सकता है? 2 2। सपोज मैं मान लेता हूँ इससे हो गया। तो अब एक बचा, एक ही बचा। कितना हो गया बेटा ये? 4 × 3 × 2 × 1 24 24 1 1 फंक्शन बन। आया समझ में? yes sir एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो गए ए के अंदर, तब 1 1 फंक्शन कैसे बनेंगे वो देखो। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है आपका, चलो 1 2 2 3, और यहाँ ज्यादा हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालना है। तो 1 कितने से रिलेट हो सकता है बेटा? 7 7 से 2 कितने से रिलेट हो सकता है? 6 6। और 3 5 5 5। कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे बेटा? 210। इसको बोलते हैं बेटा, लास्ट ईयर पढ़ा होगा 7p3। इसको क्या बोलते हैं? 7p3। ये 7p3 मतलब 7 में से 3 को अरेंज करना है बस। तो हमें इससे मतलब नहीं है, आप तो डायरेक्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो गया। सबको क्लियर है? yes sir अब चलिए, यहां तक मैंने कल बता दिया था। अब नया स्टार्ट बेटा। मैंने क्या बोला? जो 1 1 नहीं है वो क्या होगा? जो 1 1 नहीं है Many one. वो मेनी वन होगा। तो आपको यदि मेनी वन प्रूव करना है तो 1 1 प्रूव करना पड़ेगा। 1 1 नहीं है तो मेनी वन हो जाएगा। उसके लिए अलग से कोई प्रूफ नहीं निकलेगा। जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन हो जाएगा। जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जिसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसको अपन डिफाइन कर रहे हैं कि बेटा ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन होता है जैसे आपका फंक्शन, यहाँ मैं कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे यहाँ ए और ये बी, मैंने बोला यहाँ 1 2 3 4 5, और यहाँ बोल दिया मैंने ए बी सी। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज बी, और 5 की इमेज सी। क्या ये फंक्शन है? पहली बात तो ये समझते हैं अपन, क्या ये फंक्शन है? ए के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है? नहीं। No sir. और ए के किसी एलिमेंट की 2 इमेज है? नहीं। ए के किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं, सबके एक एक सिंगल सिंगल इमेज। अब यदि बी के अंदर कोई छूटा हुआ है क्या? बेटा यहाँ कोई एलिमेंट छूटा हुआ है? no sir नहीं छूटा हुआ है, तो फिर ऑन टू कहलाता है। यदि कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में इक्वल आ जाए, देन इट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। यदि यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है तो ऑन टू फंक्शन, और कोई एलिमेंट छूट गया तो इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन ये कहलाता है बेटा ऑन टू फंक्शन।
यदि बी के अंदर कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल आ गया तो हम उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, और इक्वल नहीं आया तो हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि बेटा सब्जेक्टिव? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे मैं एक एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अब मुझे बताना कि मिक्स बताना 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, 1 1 मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ पहला एग्जांपल 1 2 3 4 A B C D 1 A 3 B। बोलो ये कौन सा है? 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू, कौन सा है ये? 1 1 into. नहीं बेटा, मैनी 1 इनटू। क्यों है मैनी 1? ये रहा मैनी 1। इसकी दो प्री इमेज है, ए 1 से भी रिलेटेड है और 2 से भी रिलेटेड है, इसलिए मैनी 1 इनटू। इनटू क्यों है? क्योंकि डी छूटा हुआ है। बेटा समझ में आया कि पहला एग्जांपल? Yes, sir. Yes, sir. किसी को दिक्कत है? एसवी क्लियर है? Yes, sir. दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, बताना क्या है। 1 2 3 4 ए, ये क्या है? बोलो। Many 1 on 2. यस, मैनी 1 ऑन टू। दिस इज मैनी 1 ऑन टू। कोई दिक्कत? No, sir. चलो नेक्स्ट। ये क्या है? 1 1 1 1 ऑन टू इनटू, into Into. इनटू बिल्कुल सही है। 1 1 इनटू, दिस इज 1 1 इनटू। क्या है? 1 1 On 2. ऑन टू। ये चार तरह के फंक्शन होते हैं। ये चार तरह के फंक्शन होते हैं। मैनी 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, 1 1 ऑन टू। चारों तरह के फंक्शन समझ में आ गए? yes, sir. किसी को डाउट है बेटा चारों तरह के फंक्शन में? बोलो बेटा, उतरेजा बोल। No, sir. कोई दिक्कत नहीं है तो सर एक बार वापस दिखाओ, मतलब रिवाइज करा दो, मतलब बेटा। 1 1 इनटू का देखो, मैनी 1 और 1 1। पहले तो आप ये चेक क्या करो कि 1 1 है कि मैनी 1 है, फिर चेक क्या करो ऑन टू है कि इनटू है। जैसे मैं कोई भी एक बना रहा हूँ, देखो 1 2 3 4, सपोज यहां बनाया मैंने ABC। अब सबसे पहले तो ये देखो बी की 3 प्री इमेज आ रही है, तो ये मैनी 1 हो गया बेटा। हुआ कि नहीं हुआ मैनी 1? यस सर, और यहाँ कोई एलिमेंट छूटा हुआ है कि इसमें? यस Yes, सर। sir. तो इनटू हो गया ये। अच्छा ठीक है सर। अब जैसे मैंने आपसे बोला क्या यहाँ पर किसी की दो इमेज प्री इमेज आ रही है क्या? नो सर। No, तो sir. मैं ये 1 1 हो गया। और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ है क्या? नो सर। No, sir. तो ऑन टू हो गया। ऑन टू। आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. अब चेक फॉर 1 1 ऑन टू। 1 1 तो चेक कर लिया हमने, चेक फॉर ऑन टू। ऑन टू कैसे चेक होता है बेटा, वो चीज समझो। चेक फॉर ऑन टू, हम ऑन टू को कैसे प्रूव करेंगे कि वो एक ऑन टू फंक्शन? हम ऑन टू को कैसे चेक करेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन? लेट y be an arbitrary element, arbitrary element in कोडोमेन f। जो भी फंक्शन का कोडोमेन है उसमें मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लूंगा बेटा। जो भी फंक्शन का कोडोमेन है उसमें मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ले लूंगा, और मैं fx जो भी उसकी इमेज है उसको y के इक्वल कर दूंगा।
इसको सोल्व करूंगा, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, मैं सारी x को y के टर्म में निकालूंगा। इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, देन f इज ऑन टू। अभी समझा रहा हूं बेटा, ये मैंने क्या लिखा, f इज एन ऑन टू फंक्शन। यदि हर y के लिए, मतलब y का कोई भी एलिमेंट हर y के लिए x अवेलेबल है, हर y के लिए x अवेलेबल है, तो फिर बेटा ऑन टू हो गया ना, कोई छूटा हुआ ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, हर y के लिए आपका x आ रहा है, मतलब हर y के लिए x आ रहा है, तो क्या y छूटा हुआ है, कोई नहीं छूटा हुआ है, तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। हर y के लिए आपको x मिल रहा है, इसका मतलब कोई छूटा हुआ नहीं है, तो ऑन टू हो गया बेटा। आया बात समझ में? एक एग्जांपल देके समझाता हूँ उसको, ज्यादा समझ में आएगा। देखो जरा, प्रूव f(x) इक्वल टू 4x cube minus 7, f is a function from R to R, is an onto function। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक onto function। We have to prove that the function f(x) is an onto function। अब कैसे प्रूव करेंगे समझो। Let y be an arbitrary element, arbitrary element in codomain R, इसमें ले रहा हूं मैं, element in codomain R, in codomain R, put f(x) equal to y। तो ये आ गया 4x क्यूब माइनस 7 इक्वल टू y, 4x क्यूब इक्वल टू y प्लस 7, x क्यूब इक्वल टू y प्लस 7 अपॉन 4, तो x आ गया y प्लस 7 अपॉन 4 की पावर 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल दी, कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? नो सर। अब बेटा हर एक वैल्यू का क्यूब रूट अवेलेबल होता है बेटा, क्यूब रूट हर एक वैल्यू का आता है, ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है जिसका क्यूब रूट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, क्लियरली फॉर ऑल y, ऐसे लिखेंगे, क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R। हर y बिलोंग्स टू R के लिए आपको x मिलेगा बिलोंग्स टू। Clearly for all y belongs to R, there exists x belongs to R। और हर y के लिए आपको x मिल रहा है, तो f(x) is an onto function। f(x) एक आपका onto function है, इसलिए f(x) आपका onto function है। क्लियर? यस सर। किसी को डाउट है बेटा? उतरेजा और चिराग, नो सर। क्लियर है? Yes, sir. यदि हर y Yes, के sir, लिए clear. आपको x मिल रहा है, मतलब कोई भी y छूटा हुआ नहीं है बेटा कोडोमेन में, और यदि कोडोमेन में कोई भी y छूटा हुआ नहीं है तो ऑन टू फंक्शन है, छूट जाएगा तो इनटू फंक्शन, क्योंकि क्यूब रूट सबका पॉसिबल है बेटा, क्यूब रूट सबका पॉसिबल है। यदि इसकी जगह ये स्क्वायर होता ना अभी, तो ऑन टू नहीं होता फिर, क्योंकि हर एक का स्क्वायर रूट पता नहीं होता है। क्या नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट आता है? क्या नहीं आता है, इसलिए वो ऑन टू नहीं होता। जैसे यहाँ पर पावर 1/2 होती है, तो हर y के लिए आपको x नहीं मिलता, सब y होता -10, तो -10 के लिए वो x मिलता नहीं मिलता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट है, तो माइनस का स्क्वायर रूट आपका क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर वैल्यू हो गया, तो वो आपका ऑन टू नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट है इसलिए ऑन टू है। जो लास्ट में मैंने चीजें बोली वो समझ में आई है? Yes, sir. यस सर। भाई जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देके समझाता हूँ। यहाँ पर होता है आपका सपोज x² 3x² + 9, तो फिर मैं ऐसे लिखता बेटा इसको,
अब ये आपका ऑन टू नहीं है, क्यों? एक एग्जांपल दे दो, नहीं है। फॉर y इक्वल टू 10 देयर डज नॉट एग्जिस्ट x। y इक्वल टू सॉरी 10 के लिए तो है, सॉरी बस 4 के लिए y इक्वल टू 4 रख के देखो। 4 रखोगे तो 4 माइनस 9 हो गया -5/3। -5/3 क्या पॉसिबल है कि अंडर का -5/3 वैल्यू आएगी कि x की वैल्यू? बेटा x की वैल्यू नेगेटिव में अंडर में तो आएगा कि x का वैल्यू नहीं आएगा ना, नहीं तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। क्लियर? ये होता है बेटा। अब जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो अब चालू होगा भाई, वो लास्ट केस है भाई हमारा, और वो है 1 1 ऑन टू। ये फंक्शन कहलाता है बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, और केवल इसी का ही इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स पॉसिबल एक ऐसा ही एक सिंगल फंक्शन ऐसा है जिसका इनवर्स पॉसिबल है, और वो है 1 1 ऑन टू। मतलब उल्टा फंक्शन बना सकते हो। यदि फंक्शन f a टू b है तो f इनवर्स b टू a बना सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं ये a और ये b, ये मैंने इधर लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया, सपोज यहाँ पर लिख दिया 5 7 11 13, कुछ भी लिख दो। सब मैंने इससे लिख दिया, ये इससे बन गया, ये इससे बन गया, ये इससे बन गया। ये हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू। तो क्या ये उल्टा फंक्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता बेटा? ये f है तो ये f इनवर्स बन सकता है, क्योंकि फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा। ये अब ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है नहीं, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है बिल्कुल, तो एफ इनवर्स फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर एफ इनवर्स B2A एग्जिस्ट करे, B2A एग्जिस्ट करे ये। तो केवल किसका इनवर्स पॉसिबल है? जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, मतलब जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उसका इनवर्स पॉसिबल, केवल उसका इनवर्स पॉसिबल, बाकी किसी का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल। अब देखो इनवर्स आप कैसे निकालोगे या बाइजेक्टिव कैसे प्रूव करोगे, एक प्रॉब्लम बता के समझा। प्रूव दैट f is a function from R to R given by fx equal to 9x minus 7 is a bijective function. Also find its inverse. Also find its inverse. हमें इसका इनवर्स भी निकालना है। We have to find the inverse of this function. अब बाइजेक्टिव कैसे प्रूव करेंगे बेटा? जो मैंने अभी बताया आज पूरा वही का वही है। फंक्शन f is bijective if it is 1 1 and on to. If it is 1 1 and on to, यदि कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो फिर वो बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर चेक फॉर 1 1। अब मैं 1 1 चेक कर रहा हूं भाई, इंजेक्टिविटी 1 1 मतलब इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी। लेट x1, x2 be two arbitrary elements, be two arbitrary elements in domain R। क्या बोला था बेटा? पुट fx1 इक्वल टू fx2। तो 9x1 minus 7 इक्वल टू 9x2 minus 7। सो 9x1 इक्वल टू 9x2, तो x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू x2 आ गया, सो देयरफॉर f इज 1 1। ये हमारा 1 1 प्रूव। ये तो 1 1 का चेक हो गया, f इज 1 1। नाउ चेक फॉर ऑन टू, चेक फॉर ऑन टू।
सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, लेट y be an arbitrary element, जो अभी बताया था, let y be an arbitrary elements in codomain R, in codomain R, put fx equal to y, 9x minus 7 equal to y, तो x का वैल्यू आ गया बेटा y plus 7/9। अब हर y, कोई भी y रखो बेटा, कोई भी रियल नंबर रखो, आपको x मिलेगा। तो क्यों, और कुछ भी रखो, माइनस में रखो, प्लस में रखो, आपको में x मिलेगा कि नहीं मिलेगा r में, कुछ भी रखो, r मतलब सारे रियल नंबर। तो आप यहाँ लिखोगे क्लियरली फॉर ऑल y belongs to r, there exists x belongs to r, so therefore f is an onto function। अब f 1 1 है और onto भी है, f is 1 1 and onto, so therefore f is a bisective function। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है? f is a bisective function 1 1 और onto प्रूव करने में, बोलिए क्या 1 1 समझ में आया कि एक एक करके स्टार्ट करते हैं? क्या 1 1 समझ में आया क्या? Yes, sir. sir. Yes, sir. ऑन टू में मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई y plus 7/9। अब बेटा अब y कोई भी रियल नंबर रखो, आपको x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई भी रखो, कुछ भी Yes, sir. मिलेगा। Yes, तो इसका मतलब ये ऑन टू है, और f 1 1 ऑन टू है तो बाइसेक्टिव है। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे बेटा? इनवर्स निकालना बड़ा इजी है। इनवर्स ऐसे निकालते हैं, आपको 1 मार्क में इनवर्स की वैल्यू पूछेगा वो आपसे। इनवर्स जो हमारा x मिला है ना, इसको लोगे y plus 7/9, इस x को लिखोगे आप f इनवर्स y। क्यों लिखोगे अभी समझा रहा हूं। अब y की जगह x रख दो, हर y की जगह x रख दो, ये हमारा f इनवर्स x आ गया। दिस इज f इनवर्स x। बस ये आपको x की जगह आपको f इनवर्स y रखना और y की जगह x रखना। अब ये x की जगह f इनवर्स y क्यों रखा है? देखो इधर आपने fx इक्वल टू y लिया था ना बेटा, अरे fx इक्वल टू y लिया था ना, ये रहा। तो ये f इधर जाके x इक्वल टू f इनवर्स y हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया? f इनवर्स। ये हमारा f इनवर्स x है बेटा, x plus 7/9। ये उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, ये इनवर्स निकालने का तरीका है। तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है तो आपको, जैसे अब आपका 1 मार्क में कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम देगा बेटा वो। जैसे मैं आपसे बोल दूं fx इक्वल टू 4x³ माइनस 7, इसका इनवर्स निकालना। तो आप इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? y के इक्वल ले लेंगे, 7 को इधर ले आएंगे, डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x³ हो गया। x की वैल्यू मतलब इसका क्यूब रूट, y plus 7/4 का क्यूब रूट। अब इसका f इनवर्स x लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हो x plus 7/4 का क्यूब रूट। ये हमारा इसका f इनवर्स x हो, ये इसका इनवर्स फंक्शन हो। इस तरह से आप इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। आया समझ में? Yes, sir. ये इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका है, इस तरह से इनवर्स फंक्शन निकालें। अब देखो मैंने बोला ना, टॉपिक तो आपका बस, अब थ्योरी तो कंप्लीट हो गई, बस आपको क्वेश्चंस करवाने हैं इस पे, किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी। थ्योरी तो यही है बस, इससे ज्यादा थ्योरी है नहीं अब आप, क्योंकि आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हटा दिया है इस बार, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हटा दिया है। तो वो वाला पार्ट और बचा हुआ था फंक्शन में, बस फंक्शन इतना ही है बस। लेकिन आपको फंक्शन में एक्चुअल में क्या है कि कुछ चीजें हैं जो लास्ट ईयर की पूछ सकता है, और वो चीज आपसे इस बार पूछ सकता है, वो डोमेन और रेंज। तो वो डोमेन और रेंज पूछ सकता है। जैसे वो आपसे पूछ ले आइडेंटिटी फंक्शन। पहले सबसे पहले मैं कुछ फंक्शन बता रहा हूँ, तो बेटा कल में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका।
कल मैं सारी चीजें, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा, बस मुझे क्वेश्चंस करवाना है बस, और एक मुझे लास्ट ईयर का थोड़ा सा रिवाइज करवाना है ताकि उसमें से कुछ भी आए तो आप बता सकें। तो कल की क्लास और रहेगी, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा तेरा चिराग कुछ है ना और है ना आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैं अभी Yes, sir. 11 बजे वाली क्लास में करवा दूंगा। पूछ ले एक बार, मुझे तो लगता है कि ये 3 ही टॉपिक आएंगे क्योंकि बाकी सारे टॉपिक हट गए। तो तेरे को पूछना पड़ेगा भाई चिराग। एक तो था आपका टेंजेंट नॉर्मल, ये मैंने करवा दिया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म होने वाला है, लास्ट चल रहा है, और एक मैक्सिमम। ये 3 टॉपिक है। 2 टॉपिक और थे, रेट ऑफ डेरिवेटिव ये हटा दिया इस बार, और अप्रोक्सीमेशन ये हटा दिया। एक्सरसाइज 6.1 और 6.4 एनसीईआरटी, ये 2 टॉपिक हटा दिए उन्होंने। ये 5 टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और यदि वो बोलते हैं 6.1 और 6.4 भी आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस वाली टाइम पे पढ़ा देंगे, पूछ लेना। Okay, sir. हाँ, इसका नहीं। अब देखो इसमें क्या है कि जो आपके टाइप ऑफ फंक्शंस मैंने बात करी, मैंने क्या बोला, कुछ फंक्शन है रियल फंक्शन, जिसमें पहला फंक्शन है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। तीसरा फंक्शन मॉडुलस फंक्शन। ये लास्ट ईयर थे बेटा आपके, तो इनकी डोमेन और रेंज वो पूछ सकता है बेटा। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 4 फंक्शन है जिनका आपको एक सिग्नम फंक्शन भी है, सिग्नम फंक्शन। इनकी डोमेन और रेंज पूछ सकता है आपसे। और 5वां है आपका सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इन 5 की वो आपसे डोमेन और रेंज पूछ सकता है कि व्हाट इज द डोमेन और रेंज। तो मैं ये 5 की डोमेन और रेंज आपको बता देता हूँ। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा, देखो समझो, fx इक्वल टू k, fx इक्वल टू k मतलब कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल है आपका y इक्वल टू fx इक्वल टू 3, fx इक्वल टू 3 मतलब y इक्वल टू 3, fx होता है y। यदि मैं इसको नोट तो इसको मैं बनाऊंगा तो y इक्वल टू 3 बेटा ये करो बनेगा आपका। ये तो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये y इक्वल टू 3 आ गया। दिस इज y इक्वल टू 3। समझ में आया ये fx इक्वल टू 3 कांस्टेंट फंक्शन? बेटा कांस्टेंट फंक्शन समझ में आया? Yes, sir. fx इक्वल टू 3, ये 3 है बेटा यहाँ पर। तो इसका डोमेन, डोमेन तो आप कुछ भी रखो, x से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस पे, r। और रेंज बेटा जो भी आपके होगा बस वही रेंज आएगी, एक सिंगल वैल्यू। कांस्टेंट फंक्शन की रेंज एक सिंगल वैल्यू आएगी। कांस्टेंट फंक्शन की रेंज एक सिंगल वैल्यू k आएगी। जैसे fx इक्वल टू 3 है तो इसका रेंज ओनली 3 हो जाएगा। fx इक्वल टू -2 है तो -2 हो जाएगा। ये होता है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। इसमें कोई दिक्कत बेटा, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। अब मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है fx इक्वल टू x। ये लाइन, जो x रखोगे वही y आएगा। डोमेन इक्वल टू r और रेंज इक्वल टू r। और इस फंक्शन को हम बोलते हैं IR मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ही। इसका डोमेन r, क्योंकि जो x fx इक्वल टू x, जो x रखोगे वही y आएगा। तो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। ये इसका आइडेंटिटी फंक्शन, इसका डोमेन r है और रेंज r। इसमें कोई दिक्कत? नो। मॉडुलस फंक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा बता रहा हूँ। fx इक्वल टू मॉडुलस x। मॉडुलस x होता है बेटा, x आएगा यदि x का वैल्यू पॉजिटिव या 0 है, और माइनस x आएगा यदि x का वैल्यू नेगेटिव है। इसका ये फंक्शन कुछ इस तरह का होता है, v फंक्शन, v कर। नेगेटिव में भी ऊपर जाएगा, पॉजिटिव में भी ऊपर जाएगा। डोमेन r है
और क्योंकि मॉडुलस है तो रेंज जो है 0 से स्टार्ट होगी बेटा, 0 to infinite, 0 to infinite, ये इसकी रेंज होगी इसकी। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की। इसकी मॉडुलस फंक्शन की रेंज होगी 0 to infinite। समझ में आया मॉडुलस फंक्शन बेटा? मॉडुलस फंक्शन क्लियर है? सर 0 to infinite की जगह माइनस, मतलब अगर माइनस में आ गया तो फिर उल्टा भी तो हो सकता है, माइनस माइनस एक्स आएगा तब होगा ना एफ एक्स। कौन सा माइनस में आ रहा है? कौन सा माइनस में आ रहा है बेटा? एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ये तो तू जो तू बोल रहा है बेटा वो ये होगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। अच्छा, तब इसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट से 0 होगी। अभी तो यही रहेगी हमेशा 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि मॉडुलस है ना। आप इस पे मत जाओ, ये बोल रहा है एक्स नेगेटिव है, जैसे एक्स की वैल्यू -5, यहाँ रखो एक्स की वैल्यू -5, -5 इंटू माइनस, तभी तो +5 बनेगा, इसलिए लिख रहा है -x। अच्छा ठीक है सर, मैंने वही समझ लिया था। हाँ तो समझ में आ गया? सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन होता है बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, और इसकी वैल्यू सिर्फ ये आती है, 1 आती है यदि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 आती है यदि एक्स का वैल्यू 0 है, और नेगेटिव है यदि एक्स का वैल्यू -1। सिर्फ 3 वैल्यू आती है बेटा। 0 पर ये अलग से डिफाइन है, 0 नहीं है इसमें, ये एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो इसका डोमेन हो गया R, और रेंज हो गया आपका -1, 0, 1। बस 3 वैल्यू आएगी इसकी डोमेन रेंज। सिग्नम फंक्शन सिर्फ 3 वैल्यू आएगी इसकी, -1, 0, 1। सिग्नम फंक्शन बनाएंगे तो ऐसा बनेगा भाई, कर्व देखना इधर, ये कर्व में इस तरह से बनेगा। मैं इधर आ जाता हूं, 0 पे 0, 0 से ज्यादा के लिए 1, 0 से कम के लिए -1। बस ये 3 वैल्यू, ये सिग्नम फंक्शन, ये 3 वैल्यू आएगी बस। 0 पे 0, 0 से ज्यादा के लिए 1, और 0 से कम के लिए -1। क्लियर है? यस सर। और लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा क्लास में भी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से डिनोट होता है, एफ एक्स इक्वल टू, इसका डोमेन तो R होता है, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं, और रेंज सिर्फ इंटीजर्स होती है इसकी, ओनली इंटीजर्स आते हैं। -1.34 तो -2 आएगा, 2.75 तो 2 आएगा, ओनली इंटीजर्स आएंगे इसके। तो इससे कर्व से मतलब नहीं, कर्व से हमें कोई मतलब नहीं, कर्व तो ऐसा बनता है, ये 0, 1, फिर इस तरह से सीढ़ी वाला कर्व बनता है, इस तरह का कर्व बनता है, ये कर्व बनता है। तो इसका डोमेन बस आप ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ओनली इंटीजर आएंगे,